एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। आइए आपको एक बड़ी ही रोचक खबर बताते हैं। दुनिया की बड़ी एक्साइटिंग खबर है ये। क्या है इसके पीछे, हमारे पैनलिस्ट मेहमान जो हैं एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको। अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते कैसे हैं ये तो आपको पता ही है। भले ही ट्रंप की फोन पे बात होती हो पुतिन से, भले ही कि पिछले साल वो अलास्का में दोनों ने मुलाकात भी की थी, लेकिन पूरी दुनिया अगर आज भी सशंकित है तो इन्हीं दोनों देशों को लेकर के हमेशा रहती है। पुतिन कभी वो न्यूक्लियर वाली मिसाइल बता देते हैं, ये हाइपरसोनिक है, इसको दुनिया की कोई मिसाइल पकड़ नहीं सकती है। ट्रंप कहते हैं मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूं। इस सब के बीच एक बहुत बड़ी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ मॉस्को पहुंच गए अचानक। अमेरिकी मीडिया के सूत्रों ने खबर दी कि वो रूसी अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक करने के लिए मॉस्को आए हैं। अच्छा, कल ये खबर जब आई तो ये चल रही थी सोशल मीडिया पर बहुत कि उनका एक वो C-130 ग्लोब मास्टर विमान, ये वाला, हमारे पास भी ऐसा वाला, तो ये विमान वहां लैंड किया। ये पता चला लेते हैं लोग जहाज देख करके कि कौन सा जहाज है और किसका जहाज है, वो ट्रैक भी हो जाते हैं। तो ये जहाज मॉस्को, अमेरिका का इतना बड़ा विमान क्यों पहुंचा मॉस्को, ये जानकारी जब आई तो फिर चर्चाएं हुई कि इसमें कौन है जो आया है। तो पता लगा कि CIA के चीफ आए हैं। अमेरिका इनकार कर रहा है ऑफिशियली इस खबर से, मॉस्को भी ऑफिशियली इनकार कर रहा है, लेकिन ये खबर पक्की है। CIA का चीफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच, और रूस और यूक्रेन की लड़ाई जिसमें यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है और वो रूस से लड़ रहा है, CIA का चीफ क्या करने पहुंचा है, क्या भूमिका है। अच्छा, क्या दूसरे युद्ध की कोई भूमिका हो सकती है इसमें जो ईरान और अमेरिका का चल रहा है, क्योंकि उसमें रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ है, चीन भी खड़ा हुआ है। और क्या आपने कभी इससे पहले ऐसी कोई बहुत बड़ी हलचल वाली बैठक जो है, इससे बड़ी हाल के दशकों में कभी सुनी है कि लड़ाई के बीच, दो चलती जंगों के बीच दुनिया की, CIA का चीफ दुश्मन देश रूस पहुंच जाए? ऐसे होता है सर? दोनों देशों ने उसको खारिज कर दिया, इसका मतलब जरूर पहुंचे ही है। CIA चीफ के लिए कोई प्रेस विज्ञप्ति तो जारी नहीं करते, प्रेस नोट जारी करेंगे या ट्रंप साहब उसको। हाउ अनयूजुअल इज इट? अनयूजुअल है थोड़ा सा, लेकिन दोनों, मुझे लगता है अमेरिका ईरान का जो मसला है उसमें रूस की भूमिका और उस सबको लेकर भी बड़ी चर्चा होगी कि क्या, क्योंकि अभी वो ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर पड़ा हुआ है जो अटका हुआ है और ट्रंप साहब उसको लेकर परेशान। रशिया यूक्रेन, नो, ईरान वाला मसला, और उसमें रूस उनके साथ खड़ा हुआ है। तो वो, क्योंकि अब उससे निकलना हो नहीं पा रहा, तमाम तरीके की कोशिश हो गई, कभी हॉर्मुज बंद हुआ, कभी हॉर्मुज खुला, कभी उन्होंने ले लिया कब्जा, जो भी बात ट्रंप साहब रोजाना कहते रहे, तो वो एक बड़ी बात है। और अमेरिका, मैं ये कह रहा हूँ, यदि CIA चीफ, जैसे CIA की वर्किंग को थोड़ा सा मैंने स्टडी पहले बहुत 20-25 साल पहले किया, तो वो यदि जा रहे होते तो अमेरिकी जहाज से रशिया इस तरह से जाना भी अनयूजुअल है। अच्छा, मतलब CIA चीफ की मीटिंग्स तो हो सकता है कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती, लेकिन ये उसी विमान से, अमेरिकी विमान से मॉस्को पहुंचना, ये भी अपने आप में एक अनयूजुअल है। जब दो जंग एक साथ चल रही हो उस समय भी अनयूजुअल है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका, ईरान और रूस की जो जंग है उसके बीच में, क्योंकि ट्रंप साहब इसमें बहुत फंसे हुए हैं उस मसले को लेकर, मुद्दा ये रहा होगा, वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। बाकी बात तो वो रूस यूक्रेन की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बात नहीं होगी। वॉर का अपडेट भी दे देता हूं आपको। मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चल रहा है और चीन भी इसमें अमेरिका को अब आंखें दिखाने लगा है। चाइना ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की हर घटनाक्रम पर हमारी नजर है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें जो जरूरी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे, बेझिझक उठाएंगे। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध या दबाव के आगे हम नहीं झुकेंगे। एक्चुअली अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक D-Day की घोषणा कर रखी है कि वो ऐसा आर्थिक प्रतिबंध होगा कि फिर इकोनॉमिकली खत्म कर देंगे हम ईरान को। उसका जिक्र चीन ये कर रहे थे। हमने कल भी आपको बताया था, चीन 80% तेल खरीदता है जो भी ईरान से निकलता है। ट्रंप कह रहे हैं मैं एक बूंद तेल नहीं निकलने लगाने की बात कर रहे हैं, कह रहे मैं एक बूंद तेल नहीं निकलने दूंगा। तो ये जवाब चाइना दे रहा था। चाइना को भी कुछ तो महसूस होगा, तो वो चाइना जवाब दे रहा था कि हमें फिर जो करना पड़ेगा वो हम भी करेंगे, इसके लिए फिर आप भी तैयार रहिए। तो युद्ध में एक ये दुनिया की तीसरी सुपर पावर जो है वो भी एक्टिव हो गई है। चीन जो है वो अमेरिका को डायरेक्ट आंखें दिखा रहा है। उनके विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। स्टोरी करिए सर, अभी अमेरिकन वेबसाइट ने जो अभी CIA जो चीफ रूस गए थे, उसके 2 कारण उन्होंने मतलब बताया कि कारण क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान में प्रतिबंध लगाया है
उसके बाद रशिया और चीन जिस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, उसकी वो चेतावनी देने गए और बोले 5 साल पहले भी जो बर्क CIA चीफ थे वो गए थे, तब उन्होंने रूस को कहा था कि यूक्रेन पे किसी भी हालत में आपको हमला नहीं करना, अगर आप हमला करोगे तो अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। उसके बाद भी रशिया ने हमला किया और बोले इस बार जो 4 घंटे के लिए CIA चीफ आए थे वो बताने आए थे कि हमारे पास इसकी जानकारी है पूरी कि आप ईरान को जिस तरीके से आप और चीन सपोर्ट कर रहे हो ईरान को पर्दे के पीछे, वो स्वीकार नहीं होगा। हमारे पास पूरी जानकारी है कि ईरान को सर्वाइव करने के लिए आप किस तरीके से पीछे से सारी मदद उपलब्ध करा रहे हो, हथियार भी आप जिस तरीके से भेज रहे हो और जिस तरीके से आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो चीन और आप, ये स्वीकार नहीं होगा, आप वो बंद कीजिए। तो मुझे लगता है एक बड़ी वो तो बात ये आप जो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं ये भी ईरान युद्ध से रिलेटेड ईरान से मैटर है जो ईरान से CIA जुड़ा चीफ हुआ पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सोच रहा वो पहुंचा तो ये बात किसी भी जरिए से सकते थे, फोन पे भी बता सकते थे, नहीं वो सर, खुद जहाज देखिए, लेके उड़ ऐसा के वहां नहीं है, जाना। ऐसा नहीं ना, हाँ। मैसेज होता है ना भाई, CIA चीफ कौन व्यक्ति जा रहा है ये भी डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना कि आप हल्के में ये व्यक्ति जो गया है हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टोपीबाज जो गया है तेहरान गया है, आसिम मुनीर भाई गए वहां और ये अमेरिका का ही वो लेकर के गए, मैसेज लेकर के गए। वो यही था कि भाई आप वो जो हम 6 महीने से सुन रहे हैं कि आप हॉर्मुज खोल दो, ईरान से ये कहते हैं तुम हॉर्मुज को खोल दो, किसी पे हमला मत करो, कोई टोल टैक्स मत वसूलो और हम वहां से ब्लॉकेड हटा देंगे। इसी बात को तो लेकर सीजफायर हुआ भी था 2 महीने का, लेकिन फिर वो टूट गया। अब आप सोचिए कितना कमाल का देश है पाकिस्तान, कमाल के साथ साथ बेशरम। उसने अमेरिका से $10 बिलियन मांग लिए वो तो पेड सर्विसेज फीस के तौर पर पेड सर्विसेज कि है। हमें आपके $10 बिलियन की एक फैसिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए फैसिलिटी? कंगाल है, 12 से 13 बिलियन डॉलर की देनदारी है और पल्ले हैं नहीं वो पैसे किसके हैं? वो सऊदी अरेबिया के हैं, UAE के हैं, कतर के हैं और चीन के हैं। और बुरे वक्त में कंगाली में आटा गीला ऐसे हो गया कि चीन ने भी पैसे वापस मांग लिए। चाइना किसी का उधार माफ नहीं करता कभी, उसने भी अपने पैसे मांग लिए। तो अभी अमेरिका के दरवाजे पे पहुंचे हैं कि क्या आप हमको $10 बिलियन का एक क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो दे सकते हैं, ताकि हम ये जो कर्जे हैं ये रोल ओवर कर सकें। रोल ओवर मतलब चुकाएंगे किसी का नहीं, आपसे लेके किसी को दे देंगे, फिर जब कोई और मांगेगा तो किसी और से लेके उसको दे देंगे। ये है त्रिपाठी। सर कानपुर के लड्डू मुझे याद आए, कानपुर गए हैं आप? हाँ सर। कानपुर में एक लड्डू की दुकान है, त्रिपाठी जी जानते होंगे, मूंग के ठग्गू लड्डू, मूंग के लड्डू। उसके यहाँ पर लिखा रहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं इसको हमने ठगा ठगा नहीं। ऐसे याद आया मुझे। हाँ त्रिपाठी जी, बाकी आप बात करें। नहीं बिल्कुल, कानपुर तो मतलब मैं काम के सिलसिले में रहा हूँ। अच्छे हैं ठग्गू के लड्डू, लेकिन मशहूर ज़्यादा हो गए, ऐसे भी कोई ठगने जैसा नहीं, ठीक सा नॉर्मल सा लड्डू है। ऐसे ही ये भी, मैं उस लाइन की बात कर हाँ रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, ऐसे ही ये भी बड़े नॉर्मल से लोग हैं, बेचारे फटे हाल हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं और हम लोग इनके लिए अजीब सी बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब घर में कुछ नहीं है और फिर भी आपने हमको काम पे लगा दिया, दौड़ा दिया, तो बेचारा उस दौरान कुछ कर भी तो नहीं पाया। इतने दिनों तक उस क्या कहते हैं कि बीच में मध्यस्थता कह लीजिए, दलाली कह लीजिए, जो भी नाम आपसे कहें, अब इतने दिनों तक वो काम कर रहा था, फिर कुछ मांगेगा नहीं। आपने एक किस्त रिलीज करवाई थी, थोड़ा और पैसे दे दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान को कोई सामान्य काम के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, आतंकवादी मुल्क को आप युद्ध रुकवाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें तो इसका हक बनता ही बनता है। वो तो मूल रूप से वही काम करता था। बम धमाके वाले देश को आप करें शांति करा दो, तो उसको तो पैसा चाहिए ना, आप इधर पैसे दे दो, उधर वो अपना काम करेगा। ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा है और इसको बार बार दुनिया में ये आवाज जोर से जानी चाहिए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, जिसमें वो ये काम करते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान का उपयोग करते हैं, कभी किसी और का उपयोग करते हैं, वो आतंकवादी, उनके यहां डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएन की लिस्ट में, और आप उनको ब्रोकर और मीडिएटर बनाए घूम रहे हैं। तो फिर तो वो यही करेंगे ना, वो एक तरह से शूटर है, वो उसको कुछ काम दे दिया, ठेका पे दे दिया, कुछ उसी तरह का आदमी है, उसी तरह का मुल्क है, वही काम कर रहा है। ठेके का वो मांग लिया, वही मांग लिया, लेकिन उसी ये दे दो। मतलब ये तो लेबर लॉज के अगेंस्ट हो जाएगा ना। अगली खबर साहब बताते हैं आपको। हाँ, CDS साहब ने जो एक बयान दिया, बड़ा बयान। वैसे एक मिनट, क्योंकि अब कहानी सुन रहे हैं लोग, तो मान लीजिए कि आप कानपुर से गुजरे हैं, तो ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी भले न खाएं, थोड़ा आगे बढ़िए प्रयागराज की तरफ, मलवा का पेड़ा खाइए, आनंद वाली चीज़ खाइए। कहाँ जो है ठीक। अच्छा, ये जो अलग अलग देशों के साथ समझौते कर रहा है पाकिस्तान, पहले सऊदी अरब से किया, फिर उसमें तुर्की आ गया, आप लोग कह रहे हैं बांग्लादेश भी उसमें जाएगा। तो ये सवाल हुआ पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान से कि भाई ये तो एक अलायंस में एक के ऊपर हमला, एक से युद्ध होगा तो सारे देश मिलकर के उसके साथ लड़ेंगे, तो इसका हमारे से क्या मतलब है? उन्होंने सरप्राइजिंगली वो बात कही जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
हम एक्सपेक्ट करेंगे वो कहेंगे अरे नहीं करने दीजिए, हमारे हमसे कोई लेना देना नहीं है उसका, सऊदी अरब से हमारा क्या लेना देना, झगड़ा क्या है हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक वो खुद अपने मुंह से ना कहें कि ये भारत के लिए खिलाफ नहीं है, तब तक आप मान के चलिए कि आपके खिलाफ है। सेनाओं को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। जमीन पर जो लोग रहते हैं ना वो ऐसे समझते हैं बात को। आप हम लोगों ने भी शायद उस दिन चर्चा की थी तो ये बात कही थी कि हमसे क्या लेना देना। सुनिए जनरल अनिल चौहान को। Pakistan has always been seeking security in pacts and alliances, and right after this particular conflict, he was trying to secure security, national security, by some more accords and alliances. First, he tried this SMDA, Strategic Mutual Defense Agreement, with Saudi Arabia on 17th of September 2025, and now, of course, is this Mecca Accord, which they declared on 7th of August. So I think that has got major security implications for India. Unless the pact says that it is not against India, we must assume that it is against India. तो बड़ी बात कह रहे हैं सर ये कि मान के चलिए आपके लिए खतरा है। डेफिनेटली बड़ी बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, रियलिस्टिक स्टेटमेंट है। पाकिस्तान अगर कोई इस तरह का अलायंस फॉर्म कर रहा है, वो भी इस्लाम के नाम पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ है। आपका बाकी किसी से कोई टकराव हो या ना, बांग्लादेश से हो या ना हो, किसी और से ना हो, पाकिस्तान की जिस तरह की हरकतें जब से अस्तित्व में आया है, लगातार आपका टकराव उससे होता रहा है और आगे भी होता रहा है। उसका एग्जिस्टेंस ही हमारे खिलाफ है जी, इसलिए वो टकराव तो होना ही होना है। और इसके पीछे जैसे मैं उस दिन भी चर्चा जब हम लोग कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने ये कहा था कि कोई कहे ना कहे ये भारत के खिलाफ है। और इसमें एक खतरनाक एंगल और जो है, जो हमको सामने से विजिबल नहीं हो रहा, वो है चाइना का रोल। जहां जहां एंटी इंडिया फॉर्मेशन होगी, कोई मूवमेंट होगी, चाइना उसके मूल में जरूर होगा। वो कल उन्होंने जिक्र किया कि सैटेलाइट इंफॉर्मेशन तो चाइना ही दे रहा था। सर इसमें तो अमेरिका है, ये भी तो हमें समझना बधाई दी, पड़ेगा। ट्रम्प ने बधाई दी उनको। हाँ, ट्रम्प तो इसके ये पीछे है। अमेरिका है। हम और हमारी सेनाएं भ्रम में नहीं हैं। हम कतई भ्रम में नहीं है कि पैक्ट किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ नहीं है। हमारी तैयारी भी उसी तरह से। लेकिन इसको फिर से कहना जरूरी है, जो आपने एक शब्द अभी कहा ना कि वो हमारे विरोध पर ही टिका हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमारा हिस्सा था ना भाई। आज नहीं तो कल वो एग्जिस्टेंस भी खत्म होना है, विरोध भी खत्म होना है, पाकिस्तान नाम का मुल्क भी खत्म होना है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ये जितनी कोशिश करना है वो करके देख चुका है, और उसके परिणाम हमने वहां पीओजेके में आते हुए देखे हैं, हमने बलूचिस्तान में आते हुए देखे हैं। तो हमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। वो धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां पाकिस्तान लोग कहेंगे अच्छा पाकिस्तान था और फिर है, फिर हमको तक्षशिला और नालंदा का भ्रम नहीं करना पड़ेगा। और वो अलायंस इसीलिए कर रहा है, वो भी अलायंस इसीलिए कर नहीं, रहा वो है, तो बचने के जाहिर लिए। पीक की तरफ तो ऐसे ही जाता है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर देश की राजनीति से जुड़ी हुई। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत इस वक्त अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, और 29 अगस्त को, आज क्या हुआ 26, 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां मोदी जी ने कही थी एक बार एक सभा, अच्छा उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, आरएसएस के यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोहन भागवत होंगे। 5000 से ज्यादा भारतीय वहां मौजूद होंगे, उनके सामने उनका संबोधन होगा। लेकिन गार्डन में रखा, वो ऑडिटोरियम में था मेडिसन स्क्वायर के मोदी जी का प्रोग्राम। ये वो ओपन बहुत- में है। हाँ, लेकिन मतलब है यही। वो तो बहुत बड़ी जगह थी, 50,000 लोगों का। हाँ, ये 5000 लोग हैं। लेकिन मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं न्यूयॉर्क में वहां के मेयर और पूरा हिंदू विरोधी इकोसिस्टम, या आरएसएस विरोधी इकोसिस्टम के लीजिए, अगर बड़ा उस ब्रॉडर टर्म देना है तो। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होने वाले यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम का इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल एक संगठन ये है, और भी कई संगठन है, वो विरोध कर रहे हैं। और इन संगठनों ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन प्रशासन से मोहन भागवत के आयोजन को रद्द करने की मांग कर दी है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी, उन्होंने कहा कि आरएसएस एक विभाजनकारी संस्था है, तो वो भी इसके खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने भागवत के दौरे को लेकर कहा कि मैं आरएसएस के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता, बांटने वाली विचारधारा का विरोध करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार उनके पास या शहर के पास, न्यूयॉर्क के पास है या नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं वो खुलकर। यह बात भी उन्होंने कही है। ममदानी का बयान सुना देते हैं। I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. Then, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history. And my mother's family is all still in India. And the vision of India that I was taught by
my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. जी समीर जी, न्यूयॉर्क का मेयर मोहन भागवत के खिलाफ उनका जो बयान आया और उन्होंने जो बताया है कि भाई मेरी माँ भारतीय है और मेरा जो बचपन जिस परिवार में अपने माँ के साथ बीता उसमें मुझे जो संस्कार दिए गए और बताया गया है कि कैसे ये संस्था विरोध मतलब देश के विभाजन के कारण काम करती है और इससे मैं इस संस्था का विरोध करता हूँ। अब मोहन जी तो पहुँच गए न्यूयॉर्क में, उसके बाद वो अभी कनाडा भी जाने वाले, उसके बाद ब्रिटेन भी जाने वाले। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में नहीं, कम से कम एक वहाँ की नागरिक के रूप में अगर वो मोहन भागवत जी की स्पीच सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि ममतानी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और संघ को लेकर जो उनके मन में जो विचार है, जो उनकी माँ ने उनको बचपन में दिए थे, उनको जो परिवार ने बचपन में संघ के बारे में बताया, उसके बारे में उनके जो विचार है वो बदलने का उनको एक मौका है कि मोहन भागवत उनके शहर में गए, वो कम से कम मोहन जी का स्पीच सुन ले। और अगर वो स्पीच सुनने नहीं जाते हैं तो कम से कम वो 5 मिनट मोहन भागवत जी से मिल ले। अगर वो 5 मिनट मोहन जी के साथ बैठ लेंगे तो मुझे लग रहा है उनकी जितनी शिकायतें जिनके उनके ऊपर बैठा हुआ प्रभाव वो सारा साफ होगा और वो खुद कहेंगे कि मुझे मोहन जी से पहले मिलना था। ट्रंप से मिल सकते हैं तो मिलना चाहिए मोहन भागवत से, निश्चित रूप से मिलना चाहिए मोहन भागवत जी से। और आप सुनने जाइए ना, वहां पर आप मेयर हैं, आप जाके सुनिए मोहन भागवत जी क्या कहते हैं। आपका सारे जो संघ को लेकर आपको जो नकारात्मक भावना है वो सारी दूर हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि संघ प्रमुख विदेश यात्राओं करते हैं अक्सर, बहुत कम, जैसे हेगड़ेवाल जी तो गए नहीं थी, गोलवालकर जी गए नहीं थे, लेकिन जो अभी इसके पहले जो थे सुदर्शन जी वो गए थे। अच्छा, भागवत जी भी रेयरली जाते हैं, रेयरली गए हैं। और इस तरह के कार्यक्रम में कोई नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम जो हुआ, जहाँ इतनी बड़ी स्पीच हो रही है, ये पहला कार्यक्रम और 100 ईयर्स के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो बड़ा कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि आज अमेरिका में हर भारतीय इसको सुनने के लिए उत्साहित होगा और भारत में हम लोग उनकी स्पीच सुनेंगे, जो आप सुनाएंगे दर्शकों को। अब त्रिपाठी जी का फेवरेट टॉपिक E20 पेट्रोल, और किरदार भी फेवरेट इनका अरविंद केजरीवाल। T20 हो गया अरविंद केजरीवाल जी अक्सर ऐसी बात करते हैं जिसमें सस्पेंस हो। तो चुनाव में कहते हैं मुझे आईबी के अफसर ने फोन किया था, ऐसे कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने 29 कार कंपनियों को चिट्ठी लिखी कि बताओ E20 में क्या गड़बड़ झाला है। ये गाड़ियों को, जो 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं जो E20 इक्विप्ड नहीं है, उनमें कितना नुकसान होता है। तो वो कह रहे हैं कि चिट्ठी का जवाब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन मुझे फ़ोन पे बहुत सारे कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि हमारा नाम ना लीजिएगा केजरीवाल जी, लेकिन गाड़ियां बर्बाद हो रही है। सुनिए। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चिट्ठी लिखी। They were manufacturers of 4-wheelers, they were manufacturers of scooters, they were manufacturers of bikes. उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि आपका 2023 से पहले बना हुआ जो भी माल है, जो भी कार आप बनाई, जो अभी आपने स्कूटर बनाया, मोटरसाइकिल बनाई, क्या उसमें E20 सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी का जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनसे फोन किया, 9 कंपनीज के ऑफिसर्स ने मुझसे खुल के बात की। उन्होंने बस ये कहा कि हमारा नाम मत बताना, कंपनी का नाम मत बताना, हमारा नाम मत बताना। उन्होंने कहा E20 इज अ वेरी डेंजरस फ्यूल। 2023 के पहले की जो बनी हुई मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर्स हैं जो पेट्रोल बेस्ड हैं, उसमें अगर E20 इस्तेमाल किया जाएगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट व्हीकल। हाँ त्रिपाठी, अब तो उनको बता रहे हैं फोन करके कार कंपनी वाले। त्रिपाठी जी और केजरीवाल साहब एक साथ हैं, एक फ्रंट पर। अरे नहीं सर, क्या राम 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 राम। ये केजरीवाल जी की साख आज यहां पहुंच गई है कि तिलचट्टों की साख इनसे ज्यादा है। आप इसको समझिए। तिलचट्टों की बात पे तो फिर भी कुछ लोग यकीन कर लें, केजरीवाल की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। गुजरात के चुनाव में सीधे पीएमओ से फोन करके बता दिया, आईबी वाला बता देता है, सीधे उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज बताती हैं। गुजरात में एक आईबी वाले ने बताया, ऐसा बताया कि वो उन्हीं का कार्यकर्ता था जो फर्जीवाड़ा करते पकड़ा गया था। ऐसे बताया, उनके पार्टी दफ्तर से फोन आ रहा था। पार्टी के दफ्तर। वो भी बता दो, यमुना में जहर मिला रहे पानी में। नहीं, वो जहर मिलाने वाला तो नेक्स्ट लेवल था। वो तो कहा कि भाजपा की सरकार वो यमुना में जहर मिला दे रही, दिल्ली वाले सब मर जाएंगे। और सोचिए, ये आदमी मुख्यमंत्री था उस वक्त,
ऐसा बोल गया कोई, क्या कहीं यह संभव है? अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पतन की जितनी सीमाएं हैं सब पार कर चुके हैं। E20 जैसे सीरियस इशू को भी इन्होंने मतलब एकदम से ही मजाक बना दिया है। और मैं भी गया नहीं हूं, हालांकि जाऊंगा तभी पक्के तौर पर कहूंगा, लेकिन मैं इधर देख रहा हूं कि जो ये ओखला वाला जो लैंडफिल है, कूड़े का पहाड़ है, उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई, कम हो रही है। मतलब ऐसा मैं अभी नहीं वो गया, दूसरे वाला तो काफी कम हो गया है दिल्ली में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, चूंकि मैं गया नहीं हूं, लेकिन किसी दिन जाऊंगा जरूर। तो आप जरा सोचिए भलसवा। कि ये आदमी भलसवा, ये आदमी 10, 11, 12 साल रहा चलें। और बस कहता रहा यमुना से लेके सब कुछ, जो जेन्युइन अरे बाबा, उसकी ऐसी कैसी आपको लगता है गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको किसी ने बता दिया तो मानने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना भाई कि मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं रुक गई हो कि कुछ हो। मैं तो उसको लेके जहां जाता हूं कोई समस्या नहीं। हो सकता है कुछ तेल का माइलेज कम हो, मुझे वो भी पक्के तौर पर नहीं पता, क्योंकि वो तो चलाने को था। किसी दिन आप तेज चला दीजिए तो 15 दे देगी, आपने ये धीमे कहा था- आराम चलाई तो 14 दे देगी। आपने केजरीवाल साहब को कहा था कि मेरा नाम मत लीजिएगा। एक फोन आपका भी था उनके पास। एक बयान आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद सांसद हैं, वो बयानों के लिए जाने जाते हैं, और वो एक तरीके से वो काम कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी पार्टी को बड़ा दिखाऊं समाजवादी पार्टी के सामने। ऐसा ना हो कि हमको जूनियर पार्टनर समझ के 10-50 सीट पकड़ाते हैं। हम बड़ी पार्टी है, हम नेशनली हम ही हैं जो लड़ रहे हैं मोदी से। अखिलेश जी तो उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने ये बात खुल के कही कि लीडर तो राहुल गांधी है, अखिलेश यादव सहयोगी है। देश के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है वो लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी भी उनके सहयोगी हैं। तो इसमें कोई इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी का है। अरे सब नेतृत्व राहुल गांधी का ही है, साथ साथ लगे हुए हैं सब, बाकी अखिलेश जी भी और बाकी लोग। तो सर वो तो पहले भी कहा ना उन्होंने कि बड़ा जहाज है कांग्रेस का, जिसमें सब छोटी छोटी नाव आ जाएं, ये सब है। मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते कि भाई अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। ये नहीं चाहते, इमरान मसूद साहब नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि जितनी सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस को, उसके बाद ही तो जीतेंगे ना बाकी सीटों पर अखिलेश जी। तो जितनी ज्यादा सीटें इमरान मसूद दिलवा पाए कांग्रेस को हाँ, तो उतना चांसेस कम हो जाएंगे, उतने चांसेस योगी आदित्यनाथ के बन जाएंगे हाँ, चीफ मिनिस्टर बनने के। ये बात समझ में आई सर, ऐसा ही है? बिल्कुल यही है। और सर ये भी एक मिनट सर, ये भी ठीक नहीं, आप सबको हमजा मजारी बना देते हैं। ये भी हमजा है। अरे अब यही तो कह रहे हैं। हाँ सर, इमरान मसूद परंपरागत कांग्रेसी नहीं है, कई दलों से घूम के हाँ, आए ये भी हैं। बात सही है। उनको अपनी साख भी बनानी है एक मुस्लिम नेता के तौर पर यूपी में, कांग्रेस में। और दूसरा, अभी हाल में उनके दामाद उनका साथ छोड़ गए। चलो पारिवारिक मामला है, लेकिन राजनीतिक फैसला है, इसलिए उस पर टिप्पणी सभा में करनी चले चाहिए। गए वो। जी। और दूसरा, खाली यूपी का सवाल नहीं है, भेजे गए। विजय जी कह रहे हैं कि भेज दिया जिससे कोई तो घर में रहे। यूपी का सवाल नहीं है, तमिलनाडु में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। टीवीके ने अभी नारा दिया कि जोसेफ विजय जो मुख्यमंत्री हैं वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के। कांग्रेस ने उसमें बहुत तीखा रिएक्शन दिया कि प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे। आपकी पार्टी तो एक स्टार के इर्द गिर्द ऐसे नहीं बनी कहना हुई है। चाहिए था आपको सर, आपको कहना चाहिए था कि फिर कांग्रेस ने कहा कि फिर राहुल गांधी क्या करेंगे अगर मैंने प्रधानमंत्री वही विजय बोला कि बनेंगे। कांग्रेस ने कहा एक्चुअली। अच्छा सर। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को समझना चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है, ठीक है। नेतृत्व भी अघोषित रूप से इंडिया गठबंधन का वही कर रही है, ये भी ठीक है। लेकिन बिना क्षेत्रीय दलों के वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। सही सर। देखिए अब ये तो आपने- चुनाव आपने तक भी है या ठीक उसके नहीं बाद कहा। भी। हाँ सर, समझ क्या गया। करेंगे नहीं सर, क्या कहेंगे, क्यों करने का थोड़ी, पीएम थोड़ी कोई बन रहा है, कहना है कि हम पीएम बनेंगे। चलिए सर, बहुत तो काफी बातें हो गई। बहुत धन्यवाद सर, सब इतने राजकुमारी, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे कहानी कुर्सी की में।